नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गर्भ सीरीज सामान्य अध्ययन का 32वां क्लास। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? उत्तर होगा ए, मदन लाल धिंगरा को। मदन लाल धिंगरा ने एक अंग्रेज अधिकारी करजन वायली, उसके साथ एक और अधिकारी था साथियों, कावास ललकका। इसका भी नाम याद रखिएगा, कावास ललकका। कावास ललकका और करजन वायलिट, ये दोनों अंग्रेज अधिकारियों को मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को गोली मार करके हत्या कर दिया। बाद में मदन लाल धिंगरा के ऊपर मुकदमा चला और इन्हें मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। इसके अलावा साथियों उधम सिंह के बारे में याद रखिएगा। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसकी हत्या की। मार्च मार्च 1940 ईस्वी में मार्च 1940 ईस्वी में माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या मार्च 1940 में। ये कौन था? तो ये पंजाब का गवर्नर था उस दौरान जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कामागाटा मारू क्या था? उत्तर होगा एक जहाज। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था। 1914 की बात है, जहाज जलपोत था साथियों। 1914 की बात है। गुरदीप सिंह इन्होंने इन्होंने कनाडा जाने के लिए 376 भारतीय यात्रियों को इस जहाज में, कामागाटा मारू जहाज में सवार किया और कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे। कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे, लेकिन वहां पर कनाडा पुलिस ने इनकी घेराबंदी कर दी और इन्हें प्रवेश नहीं करने दिया कनाडा में। वही घटना कहलाता है कामागाटा मारू कांड। 1914 कामागाटा मारू कांड, यही घटना था साथियों। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू से संबंधित था? उत्तर होगा डी, बाबा गुरदीप सिंह। अभी हमने पिछले प्रश्न में किया, कामागाटा मारू कांड कब हुआ था? 1914 में। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर के भारतीय यात्रियों को कनाडा पहुंचाने का कार्य किया था। 376 यात्री थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। कनाडा पुलिस ने अपने वहां नियम में चेंज करके, अपने कानून में चेंज करके भारतीयों को प्रवेश नहीं करने दिया था। चौथा प्रश्न पूछा गया है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? उत्तर होगा रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष नहीं साथियों, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग हमारे भारत की आजादी के लिए गठित किया था। भारत के बाहर रह करके इन्होंने जापान में, टोक्यो में, सिंगापुर में रह करके इंडिपेंडेंस लीग का गठन 1942 में किया था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? उत्तर होगा बी, स्वदेशी आंदोलन। हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। कब चला था स्वदेशी आंदोलन? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को चला था। अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था और डिटेल हम लोग करेंगे। बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध साथियों स्वदेशी आंदोलन चला था। हुआ क्या, बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए, बंगाल में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया। राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए, भावना को तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन करने का प्लान बनाया। उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल 1905 में गवर्नर जनरल करजन था। लॉर्ड करजन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। ये घोषणा कब हुआ था बंगाल विभाजन का? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, इसका डेट पूछा जाता है तो याद रखेंगे 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। इसी के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, स्वदेशी अपनाया जाता है, शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इसी दौरान साथियों हमारे देश में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था उसका समर्थन नहीं किया। वहां से प्रश्न पूछा जाता है किसने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्राच्य और पाश्चात्य के बीच कड़ी बनना चाहते थे और कड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। वो चाहते थे कि प्राच्य के साथ साथ पाश्चात्य, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों का साहित्य हम लोग एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, पढ़े और आगे बढ़े।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध करते हुए कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं को जलाना निष्ठुर बर्बादी है। ये प्रश्न पूछा जाता है, विदेशी वस्तुओं को जलाना, विदेशी वस्तुओं का परित्याग निष्ठुर बर्बादी है, किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का घोषणा होता है। उसके विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को चलता है। उसी वर्ष साथियों, उसी वर्ष 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, यानी विभाजन हो जाता है। होता क्या है देखिएगा साथियों, बंगाल विभाजन का मतलब कि बंगाल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ पश्चिम बंगाल, एक तरफ पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई जाती है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता घोषित की जाती है। कोलकाता घोषित की जाती है। पश्चिम बंगाल का गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है, एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है और पूर्वी बंगाल का गवर्नर ब्लूमफील्ड फूलर रहता है। ब्लूमफील्ड फूलर को नियुक्त किया जाता है। लेकिन साथियों ज्यादा दिन तक ये नहीं चलता है। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। छठा प्रश्न पूछा गया है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? उत्तर लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने विभाजन किया, हार्डिंग ने फिर से जोड़ दिया। कर्जन के समय में विभाजन होता है, हार्डिंग के समय में विभाजन रद्द होता है। 1911 में रद्द होता है, 1905 में विभाजन होता है। सातवां प्रश्न पूछा गया है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? उत्तर होगा 1911। लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की जाती है, जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। आठवां प्रश्न पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उत्तर 1905। 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1905 बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वहां पर गोपाल कृष्ण गोखले को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले साथी वही जो महात्मा गांधी के गुरु थे। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। नौवां प्रश्न पूछा गया है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग उपयुक्त विकल्प के अनुसार बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ध्यान पूर्वक देखिएगा, स्वराज से संबंधित सारा प्रश्न का पोस्टमार्टम। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया उपयुक्त विकल्प के अनुसार। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा भी दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका? तिलक जी का। लेकिन साथियों इनसे पूर्व भी दयानंद सरस्वती, पूर्व में हम लोग पढ़े हैं, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दयानंद सरस्वती, चूंकि यहाँ पर दयानंद सरस्वती विकल्प में नहीं थे तो हमने बाल गंगाधर तिलक किया। क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग तिलक जी ने किया। उनसे पहले 50-60 साल पहले दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन स्वराज शब्द लेकिन स्वराज शब्द को राष्ट्रीय वाक्य बना करके कांग्रेस के अधिवेशन में कब पारित किया गया? तो 1906 में। किसने पारित किया? तो दादा भाई नौरोजी। यानी कि स्वराज को राष्ट्रीय उद्देश्य कब बनाया गया? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने बनाया। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में राष्ट्रीय ध्येय बनाया गया स्वराज को, दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। लेकिन अगर पूछे कि पूर्ण स्वराज उद्देश्य कब निर्धारित किया गया? तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1929 लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज। 10वां प्रश्न पूछा गया है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? उत्तर होगा ए, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इनके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। 1892 ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से, ब्रिटेन का साथियों फिन्सबरी क्षेत्र है, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। किस क्षेत्र से? तो फिन्सबरी क्षेत्र से। किस वर्ष में? 1892 ईस्वी में।
इनकी गुजराती गुजराती भाषा में एक पत्रिका है साथियों, रस्त गुफ्तार। रस्त गुफ्तार किसकी पत्रिका है? रस्त गुफ्तार किसकी पत्रिका है? तो दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नौरोजी? तो 3 बार। डेट तो 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1886, 1893 और 1906। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नौरोजी। 11वां प्रश्न पूछा गया है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? उत्तर होगा बी, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन साथियों, जिसे सूरत फूट भी कहा जाता है, 1907 में यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1907 सूरत अधिवेशन। और अध्यक्ष रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष साथियों, रास बिहारी घोष और बोस दोनों अलग हैं। रास बिहारी बोस 1942 के लगभग में, और यहाँ पर रास बिहारी घोष है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। इनके अध्यक्षता में साथियों सूरत में अधिवेशन होता है। ये साथियों ये नरम दल के सदस्य थे और गरम दल के सदस्य चाहते थे, गरम दल के सदस्य चाहते थे कि लाला लाजपत राय को यहाँ पर इस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना जाए, लेकिन सर्वसम्मति से इलेक्ट होते हैं रास बिहारी घोष। उसके बाद गरम दल और नरम दल के बीच में विवाद काफी बढ़ जाता है, जिसे इतिहास में सूरत फूट कहा जाता है। 12वां प्रश्न पूछा गया है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे? उत्तर होगा डी, आरबी घोष। आरबी घोष यानी रास बिहारी घोष 1907 सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? उत्तर होगा डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। हुआ क्या साथियों, आगा खां 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला में प्रतिनिधि मंडल गवर्नर जनरल से मुलाकात करता है। शिमला में 1906 में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में भेंट मुलाकात करता है। उसके बाद 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, यानी कि संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह था 1906 में। और प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए, प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो आगा खां। आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। और साथियों इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो उत्तर होगा प्रथम अधिवेशन 1907 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? तो कराची में होता है। दूसरा अधिवेशन 1908 ईस्वी में होता है अमृतसर में। अमृतसर में दूसरा अधिवेशन होता है। ये भी याद रखिएगा 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का इकाई लंदन में गठित हो जाता है। मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में कब गठित हुई? 1908 में। किसने गठित किया था? तो सैयद अमीर अली ने। सैयद अमीर अली ने मुस्लिम लीग का गठन लंदन में किया। मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में 1908 में स्थापित की। 14वां प्रश्न पूछा गया है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उत्तर होगा डी, ढाका में। ढाका में 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग का गठन किया था। 15वां प्रश्न पूछा गया है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा आगा खां। आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष भी था और आगा खां के ही नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल शिमला में गवर्नर जनरल से भेंट करता है, मुलाकात करता है। 16वां प्रश्न पूछा गया है, 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर होगा कराची में। कराची 1907 मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन और 1908 में दूसरा अधिवेशन अमृतसर में होता है। 17वां प्रश्न पूछा गया है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर होगा बी, 1909 में हर बिल आता है और यही पारित होकर के साथियों अधिनियम बन जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसे भारतीय इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले साथियों मार्ले जो था उस दौरान भारत सचिव के पद पर नियुक्त था। मार्ले भारत सचिव था और लॉर्ड मिंटो उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। इन दोनों लोगों ने मिल करके, इन दोनों के प्रयासों से यह बिल आया था, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार बिल कहा जाता है। इसमें हुआ क्या था देखिएगा, महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर।
यहाँ पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में रखने की बात की गई थी। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पृथक निर्वाचन क्षेत्र में रखने की बात कब की गई थी? तो 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम में। एम से मार्ले मिंटो और एम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ये जब घोषित हुआ तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। ये साथियों अंग्रेजों का बहुत दूरदर्शी प्लान था। कुछ याद करिए इतिहास में जाकर के 1857 में जो क्रांति हुई थी, वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता, और हिंदू मुस्लिम कोई शब्द ही नहीं था। समस्त भारतवासियों ने 1857 का विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ये बात अंग्रेजों को पता था कि अगर ये दोबारा विद्रोह करते हैं एक होकर के, तो हमारा भागना यहाँ से तय होगा। तो लंबे समय तक शासन करने के लिए इन लोगों ने सहारा लिया सांप्रदायिकता का सहारा लिया। फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। किसने भारत में फूट डालो राज करो की नीति शुरू की? तो गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड मिंटो, इसने भारत में फूट डालो राज करो की नीति शुरू की। कैसे कह सकते हैं? तो देखिएगा 1906 में जो मुस्लिम शिष्टमंडल इससे मिलने, गवर्नर जनरल से मिलने शिमला गया था, उसको ये संतुष्ट करता है कि आप मुस्लिम लोग मिल करके एक अपने लिए संगठन बनाइए जिसमें आप प्रतिनिधि रहिए और अपने डिमांड करिए। कांग्रेस को छोड़िए, भारत को छोड़िए। यानी कि वो जो है कुछ मुस्लिम लोगों को लेकर के सांप्रदायिक पार्टी मुस्लिम लीग का गठन कराते हैं अंग्रेज। उसके बाद उनको लालच देते हैं कि जल्द ही आपको एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। वही तोहफा उपहार 1909 में ये अंग्रेज देते हैं मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में बांटने के लिए। तत्कालिक कुछ क्षणिक मुस्लिम उस समय खुश भी होते हैं, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता रहता है कि ये भविष्य में ऐसे बीज बो रहे हैं जो दूरगामी 100-200 साल बाद भी हमारे देश में नासूर के तरह रहेगा। साथियों गांधी जी इसीलिए विरोध करते थे। 18वां प्रश्न पूछा गया है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? वही है साथियों मार्लम मिंटो सुधार अधिनियम। उसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में रखने की बात की गई। है क्या यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र? सपोज दैट साथियों कि कोई एक क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम है, तो वहां पर एक कैंडिडेट मुस्लिम अगर चुनाव लड़ रहा है, तो मुस्लिम अगर जनसंख्या कम है तो वोट उस मुस्लिम को कम मिलेगा तो वो हार जाएगा। लेकिन यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार है तो उसको खाली मुस्लिम वोटर वोट डालेंगे। इस प्रकार से एक प्रतिनिधित्व मुस्लिम को मिल जाएगा। ये साथियों सांप्रदायिक रूप से हमारे देश को बांटने की शुरुआत की गई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा। 19वां प्रश्न पूछा गया है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा कलकत्ता। अंग्रेजों के समय में साथियों 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। भारत की राजधानी कलकत्ता 1911 तक थी। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी विलियम मेरी भारत आई थी। दिल्ली दरबार में यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजधानी बदली जाएगी और कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है 1912 ईस्वी में। उत्तर यहाँ पर चेक करिएगा, उत्तर हो जाएगा ए। 20वां प्रश्न पूछा गया है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उत्तर होगा 1912, लेकिन विकल्प में नहीं दिया गया है तो आप चूज कर लेंगे उसके नजदीक में 1911। 1911 साथियों इस विकल्प के अनुसार हम उत्तर कर रहे हैं, लेकिन उत्तर सही जो है वो 1912 है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी। देखिएगा पूरा डिटेल साथियों। 1905 में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में। इस दौरान गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली राजधानी बनती है तो लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश करता है। जब ये प्रवेश करता है तो इसको मारने की कोशिश की जाती है। चांदनी चौक में जब ये प्रवेश करता है दिल्ली में तो इसके ऊपर बम भी फेंका जाता है साथियों। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उस दौरान ब्रिटेन के राजा और उनकी पत्नी आई थी। कौन थे उस समय? तो जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा थे और उनकी पत्नी थी विलियम मेरी। ये दोनों लोग भारत कब आए थे? 1911 में आए थे, याद रखिएगा। इन्हीं के सम्मान में साथियों 1911 में इनके सम्मान में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाने की शुरुआत की गई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाने की शुरुआत की गई? 1911 में। क्यों बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी विलियम मेरी के आगमन के खुशी में समझ लीजिए अंग्रेजों ने बनाने का कार्य शुरू किया था। बन के तैयार कब हुआ था?
1924 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई बन करके तैयार हुआ था। 21वां प्रश्न पूछा गया है, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर होगा डी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1911 दिल्ली दरबार के समय भारत का गवर्नर जनरल था, और जब 1912 में दिल्ली राजधानी लाई जाती है तो उस दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने था। लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली राजधानी लाई जाती है तो चांदनी चौक दिल्ली में जब प्रवेश करता है तो इसको मारने का प्रयास किया जाता है भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, और इसके ऊपर बम फेंका जाता है, लेकिन ये बच जाता है साथियों। 22वां प्रश्न पूछा गया है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? उत्तर होगा बी, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा साथियों 1912 में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल के ऊपर जो बम फेंका गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, उस क्रांतिकारी दलों में वो शामिल नहीं थे, भगवती चरण बोहरा। इनका एक क्वेश्चन बता दे रहे साथियों, याद रखिएगा। फिलोसॉफी ऑफ बम नामक एक पुस्तक है, फिलोसॉफी ऑफ बम नामक पुस्तक ये किसकी है? तो भगवती चरण बोहरा की है। हमारे भारत में बम बनाने का, क्रांतिकारियों को बम बनाने का स्किल सीखने के लिए इस पुस्तक को लिखा था भगवती चरण बोहरा। हमारे भारत में क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने के दो पुस्तकें थी। एक थी साथियों बॉम्ब मैनुअल, याद रखिएगा, बॉम्ब मैनुअल वी एन वापट की पुस्तक थी, इसमें भी बम बनाने का कला था। और फिलॉसफी ऑफ बम, ये दोनों पुस्तकों में हमारे क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने का स्किल के बारे में वर्णन किया गया था। यहाँ साथियों क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, भगवती चरण बोहरा साहब। मास्टर अमीन चंद थे हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने वाले दल में, भाई बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी थे, एक नाम और याद रखिएगा, बसंत कुमार। ये चार प्रमुख क्रांतिकारी लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर 1912 में चांदनी चौक में बम फेंके थे। चारों लोग गिरफ्तार हो गए, इनको फांसी की सजा हो गई साथियों। इनमें एक और साथी थे दीनानाथ। दीनानाथ दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे, सरकारी गवाह बन गए, इनको बाद में छोड़ दिया गया, इनके विरुद्ध इन्होंने गवाही दे दिया था। इस दल में शामिल थे दीनानाथ। इसके अलावा साथियों एक और नाम इसमें याद रखना है, रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस है साथियों, ये भी लॉर्ड हार्डिंग के बम कांड में शामिल थे, लेकिन ये वहां से भाग निकले और भाग करके जापान चले गए। जापान चले गए रास बिहारी बोस, और वहां पर जाकर के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में करते हैं रास बिहारी बोस। 23वां प्रश्न पूछा गया है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। उत्तर होगा लखनऊ। लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के भीतर भी गरम दल और नरम दल एक मंच पर आए थे, इसीलिए 1916 लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट 1916 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन होता है। इसमें साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक मंच पर आए थे, किसके प्रयासों से? तो याद रखेंगे तिलक जी के प्रयासों से। वहीं पर कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल था, ये दोनों भी एक हो गए थे। गरम दल नरम दल ये एनी बेसेंट के प्रयासों से एक हुए थे। एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल नरम दल एक हुए, और आईएनसी भारतीय नेशनल कांग्रेस जो था और मुस्लिम लीग ये दोनों तिलक जी के प्रयासों से एक हुए थे। 24वां प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था? उत्तर होगा 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग जो चाहती थी कि मुसलमानों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र वाला कानून देश में लागू हो जाए, वो लागू करवा लिया 1916 में कांग्रेस से। 25वां प्रश्न पूछा गया है, 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में? उत्तर होगा ए, तिलक एवं एनी बेसेंट। रिपीटेड प्रश्न साथियों वहां पर पूछा गया था 1915-16, लेकिन उत्तर यहाँ पर होगा 1916 ईस्वी में। अप्रैल 1916 में तिलक जी ने होम रूल लीग का गठन किया, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। देखिएगा साथियों एक बात याद रखिएगा, तिलक जी और एनी बेसेंट दोनों लोग का होम रूल लीग जो था वो अलग था, लेकिन उद्देश्य एक ही था, भारत को स्वतंत्र कराना। तिलक जी कहते थे कि हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो समर्थक हैं, वो आपको पसंद नहीं करते एनी बेसेंट को, और आपके समर्थक हमको पसंद नहीं करते। यही बात एनी बेसेंट कहती थी कि हमारे समर्थक आपको पसंद नहीं करते हैं और आपके समर्थक हमको पसंद नहीं करते, इसलिए दोनों लोग अपने अपने होम रूल को अलग अलग क्षेत्र में बांट करके कार्य करेंगे, हमारा उद्देश्य एक ही रहेगा। इस प्रकार हमारे भारत में दो होम रूल लीग था 1916 ईस्वी में,
डिटेल देखिएगा। एक तरफ हम लिख देते हैं तिलक जी को, और एक तरफ लिख देते हैं एनी बेसेंट। सारा बात आप याद रखिएगा एनी बेसेंट और तिलक जी के होम रूल लीग के बारे में। तिलक जी का होम रूल लीग जो था वो पहले गठित हुआ था अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट का सितंबर 1916 ईस्वी में गठित होता है। इनके इनके जो सचिव थे साथियों, इनके सचिव एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल ये सचिव थे। और तिलक जी के जो दो थे, एक अध्यक्ष थे एक सचिव थे। अध्यक्ष थे जोसेफ बैपटिस्ट, जोसेफ बैपटिस्ट, जोसेफ बैपटिस्ट इनके अध्यक्ष थे होम रूल लीग के। और सचिव थे तिलक जी के होम रूल के सचिव कौन थे? एनसी केलकर। एनसी केलकर तिलक जी के होम रूल लीग के सचिव थे। तिलक जी के होम रूल लीग का दो पत्रिका था साथियों, दो समाचार पत्र पत्रिका था। एक था मराठा और एक था केसरी। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था, मराठी भाषा में था। और और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में था, ये भी याद रखेंगे। वहीं पर एनी बेसेंट के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे, अध्यक्ष खुद एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट का जो समाचार पत्र था वो न्यू इंडिया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का समाचार पत्र था। और साथियों क्षेत्र की बात हम करें, क्षेत्र इनका कौन था? तो तिलक जी का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र था, पूरा महाराष्ट्र था। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ करके, मुंबई को छोड़ करके पूरा महाराष्ट्र तिलक जी का होम रूल लीग था। इसके अलावा मध्य प्रांत जो उस जमाने में था मध्य प्रदेश, उसके अलावा बरार क्षेत्र और कर्नाटक क्षेत्र, ये मेजर क्षेत्र जो था वो तिलक जी का था। इसके अलावा जो शेष क्षेत्र था, शेष हमारा भारत संपूर्ण जो इनके अलावा शेष भारत बसता है वो एनी बेसेंट के होम रूल का क्षेत्र था। इसमें कौन सा आ जाएगा? तो हम कह सकते हैं शेष भारत में एक मुंबई शहर वाला, मुंबई शहर में जो होम रूल लीग था वो एनी बेसेंट का था। वहीं उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, राजपूताना क्षेत्र और मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट का होम रूल लीग कार्य कर रहा था। सारा डिटेल हो गया साथियों। ये था गर्व सीरीज का 32वां क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा साथियों। 5-6 वीडियो और आएगा, इतिहास हम पूरा कर देंगे। गर्व सीरीज में इतिहास पूरा होने के बाद 36 या 37 वीडियो पे इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ा जाएगा, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, तो पूरे सिलेबस को हम कवर कर देंगे। तो साथियों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अपने छोटे भाई बड़े भाई जो लोग तैयारी करते हैं उनको अपने चैनल से जोड़िए, उनको शेयर करिए और बताइए कि अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर भी आता है। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।